नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के नोट्स डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर होने वाला है, चैप्टर का नाम है शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें डिस्कस करी गई है। तो पहली बात तो ये बताई गई है, अर्थ जो है वो क्या है, एक डायनेमिक प्लानट है। डायनेमिक का मतलब ये है कि इसमें चेंजेस होते रहते हैं, कंटिन्यूअसली शेप्ड बाय टू मेजर फोर्सेस। जो चेंजेस होते हैं वो किस वजह से होते हैं, तो क्योंकि दो मेजर फोर्सेस हैं जो इसमें कई तरीके के चेंजेस लेके आते हैं। जैसे पहला फोर्स जो कहलाएगा वो इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स को एंडोजेनिक फोर्स भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, इंटरनल फोर्स एक होता है और एक एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो इंटरनल फोर्स का मतलब एंडोजेनिक फोर्स, जो ओरिजिनेट करता है इनसाइड द अर्थ। तो एंडोजेनिक फोर्स जो है ये अर्थ के अंदर से ओरिजिनेट करते हैं। जैसे जो टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स अभी हम आपको चल के बताएंगे आगे कि क्या होती हैं, लेकिन अभी मान के चलिए ये कि जो प्लेट में मूवमेंट हो रहा है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहा है। वोल्केनिक एक्टिविटी, वोल्केनो आपने सुना होगा, तो वोल्केनो में से जो मटेरियल निकलता है बाहर वो कहलाता है वोल्केनिक एक्टिविटी। तो वो भी किसकी वजह से होती है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से होती है। साथ ही साथ जो अर्थक्वेक आता है वो भी कहीं ना कहीं इंटरनल फोर्सेस के ही वजह से आता है। एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करी जाए तो ऑपरेट ऑन दी अर्थ सरफेस। तो ये कहाँ ऑपरेट करेंगे, ये अर्थ के सरफेस पे काम करते हैं। जैसे वेदरिंग होती है, बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो टूट के छोटे छोटे कंकड़ में फिर आगे चल के सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, वेदरिंग प्रोसेस कहलाता है। इसी तरीके से इरोजन भी होता है। इरोजन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। सॉइल वाटर की वजह से इरोजन हो सकता है, एयर मतलब विंड की वजह से इरोजन हो सकता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इरोजन हो सकता है। इरोजन का मतलब भी होता है ब्रेक डाउन, मतलब टूटना, एक तरीके से बड़े का छोटे में टूटना, वही कहलाएगा इरोजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिपोजिशन बाय रिवर्स। अब देखिए यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है, वो है जो रिवर डिपॉजिट करती हैं। जैसे डेल्टा बनाती हैं कई रिवर्स, एस्चुरी बनाती हैं, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ग्लेशियर्स की वजह से भी डिपोजिशन होता है, विंड की वजह से डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन का मतलब किसी जगह पे आके जमा होना। तो जैसे मान लीजिए रिवर्स क्या जमा करती है, तो सेडिमेंट्स किसी जगह पे लाके जमा कर देगी। ठीक है, इसी तरीके से विंड्स भी कुछ ना कुछ लाके जमा करेगी, वेव्स लाके जमा करती है, बहुत सारी चीजें। अंडरग्राउंड वाटर में भी डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। दीज फोर्सेस क्रिएट वेरियस लैंडफॉर्म्स। और ये जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस थे, इनसे बहुत अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। समटाइम्स कॉज नेचुरल डिजास्टर, और कई बार इनकी वजह से कई सारे नेचुरल डिजास्टर भी आ जाते हैं इन फोर्सेस की वजह से। जैसे अर्थक्वेक आ सकता है, लैंडस्लाइड। अब लैंडस्लाइड किसकी वजह से आएगी, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हमने देखे थे, एक्सटर्नल फोर्सेस देखे थे, उसमें आपने वेदरिंग देखा था, इरोजन देखा था। तो वेदरिंग और इरोजन से लैंडस्लाइड हो जाती है। एवलांच भी हो सकता है, GLOF। ठीक है, तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट वाली चीजें जो है वो हम लोग देखेंगे अभी। डस्ट स्टॉर्म्स, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो कुछ डिजास्टर्स हैं जो इन फोर्सेस से हो सकते हैं। तो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। प्लेट टेक्टोनिक क्या होती है, पहले इसको देख लेते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक इज द थ्योरी एक्सप्लेनिंग द अर्थ लिथोस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू लार्ज मूविंग प्लेट। देखिए अर्थ का जो लिथोस्फेयर, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, तो अर्थ की जो अपर लोस्ट लेयर होती है इसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर बोलते हैं। अब ये जो लिथोस्फेयर है ये एक नहीं है, इसमें बहुत सारे ऐसे टुकड़े हैं, बहुत अलग अलग तरीके से ये टुकड़े हैं। जैसे आप यहाँ पर और अच्छे से देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर जो हमने दिखाया है, तो ये अलग अलग देखिए टुकड़े दिखाई पड़ रहे हैं लिथोस्फेयर के। ये पैसिफिक प्लेट हो गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं नाज़का प्लेट है, ये देख सकते हैं साउथ अमेरिकन प्लेट है, हम लोग जिसमें रहते हैं वो इंडियन प्लेट है। ठीक है, तो ये अलग अलग क्या है, यूरेशियन प्लेट है बहुत बड़ी, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है। तो इस तरीके की बहुत सारी प्लेट्स होती हैं। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक इज द थ्योरी एक्सप्लेनिंग दैट अर्थ लिथोस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू लार्ज मूविंग प्लेट्स। तो मेनली जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी होती है ये क्या डिफाइन करती है कि जो हमारा लिथोस्फेयर है वो कई सारी मूविंग प्लेट से बना हुआ है। मतलब ये जो प्लेट है ये मूव कर रही है धीरे धीरे, उनसे बना हुआ है। और ये मूवमेंट जो है वो किस पे मूवमेंट होता है, दैट फ्लोट्स ओवर सेमी फ्लूइड एस्थेनोस्फेयर है। जो प्लेट मूव करती है, याद रखिएगा, ये किस पे मूव करती हैं, तो एक सेमी फ्लूइड चीज है जिसको क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। मतलब इस लिथोस्फेयर के जस्ट नीचे जो लेयर है उसको क्या कहेंगे, एस्थेनोस्फेयर कहेंगे। ये लिक्विड नहीं है, सेमी फ्लूइड लेयर है, इसको एस्थेनोस्फेयर कहता है। और इसी पे प्लेट्स क्या होती हैं, मूवमेंट करती हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इन प्लेट्स की, तो इट एक्सप्लेन्स। तो इन प्लेट से हम लोग समझ सकते हैं कि जब एक प्लेट मान लीजिए दूसरे प्लेट से टकराती है तो अर्थक्वेक क्रिएट होता है।
वोल्केनोज आते हैं, वोल्केनोज के साथ माउंटेन का फॉर्मेशन हो सकता है। ओशन के ट्रेंच बन जाएंगे। ओशन का ट्रेंच का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये एक प्लेट थी और ये एक दूसरी प्लेट है। अब ये दोनों प्लेट जब एक दूसरे से दूर जा रही होंगी, ये जो प्लेट है मान के चलिए कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और ये जो है ओशनिक प्लेट है, मतलब ओशन में जो प्लेट है, जैसे ये वाली पैसिफिक प्लेट जो है वो ओशनिक प्लेट कहलाएगी। तो जब ये इससे दूर जाएगी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से, तो क्या होगा, बीच में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही गहरा स्पेस बन जाएगा। तो वही स्पेस क्या कहलाएगा, ओशियन ट्रेंच कहलाएगा। और सबसे गहरा जो ओशनिक ट्रेंच है वो मारियाना ट्रेंच है। कौन सा ट्रेंच है, मारियाना ट्रेंच है, बात याद रखिएगा। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो हो रहा है, जो कॉन्टिनेंट से एक दूसरे से दूर भागे, वो क्यों, जैसे अफ्रीका जो था पहले इधर साउथ अमेरिका में जुड़ा हुआ था, तो ये दूर क्यों भागा, इसके पीछे भी रीजन जो है वो क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ थ्योरीज दी गई हैं, जैसे एल्फ्रेड वेगनर की जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, इन्होंने 1912 में दी थी। इनका जो मेन आइडिया था, इनकी जो मेन थ्योरी थी वो क्या थी, ऑल कॉन्टिनेंट्स वर वंस ज्वाइंड एज सिंगल लैंड मास। तो इन्होंने क्या कहा कि पहले सारे के सारे कॉन्टिनेंट जो थे वो एक ही लैंड मास में जुड़े हुए थे, मतलब एक ही पूरा लैंड मास था, जिसको क्या कहा जाता था, पैंजिया कहा जाता था। ठीक है, तो ये थ्योरी किसने दी है, एल्फ्रेड वेगनर ने दी है 1912 में। लेटर दे ड्रिफ्टेड, पर बाद में देखिए धीरे धीरे करके इनमें ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हुई। तो पहले ये अपर पार्ट, मतलब नॉर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट अलग अलग हुए, तो ऊपर वाले को लॉरेशिया बोला गया, नीचे वाले को गोंडवाना बोला गया। फिर धीरे धीरे करके ये देखिए थोड़ा और सेपरेशन हुआ, फिर सारे के सारे कॉन्टिनेंट ही सेपरेट हो गए। ठीक है, तो ये क्या है, अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। इसके कुछ एविडेंस भी मिलते हैं, ऐसे ही नहीं इन्होंने बात कह दी। एविडेंस क्या मिलते हैं, मैचिंग कोस्ट लाइन, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अफ्रीका है वो इससे मैच कर रहा है, मतलब फिट हो रहा है इसके अंदर, जिक्सॉ फिट टाइप का बन रहा है। यूरोप जो है अफ्रीका में देखिए आके यहाँ फिट हो जा रहा है। इंडिया जो था वो पहले अफ्रीका में जुड़ा हुआ था, तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे जुड़ जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, सिमिलर फॉसिल्स, मतलब जो फॉसिल्स यहाँ इस वाले पोर्शन पे मिले हैं ब्राजील में, वही अगर आप देखेंगे अफ्रीका के वेस्ट पार्ट पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिमिलर रॉक फॉर्मेशन, जो रॉक फॉर्मेशन यहाँ मिली है वही फॉर रॉक फॉर्मेशन यहाँ मिली है, मतलब रॉक्स के टाइप एक ही जैसे मिले हैं। तो ये प्रूव करते हैं कि ये सब के सब पहले एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लिमिटेशन क्या है, कुड नॉट एक्सप्लेन द फोर्स कॉजिंग कॉन्टिनेंटल मूवमेंट। देखिए कॉन्टिनेंट्स में जो मूवमेंट हो रहा था, अब तो हमको पता है प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से हो रहा था, मतलब प्लेट्स मूव कर रही थी, लेकिन पहले नहीं पता था, तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जो कॉन्टिनेंट में मूवमेंट हुआ वो क्यों हुआ, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे एल्फ्रेड वेगनर। तो इसके बाद जो थ्योरी आई वो कौन सी आई, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर नाम से पता चल रहा है जो समुद्र के नीचे है, फ्लोर जो है वो क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, दूर भाग रहा है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी थी किसने दी थी, हैरी हेस ने दी थी। तो इसके बाद जो थ्योरी आई थी वो हैरी हेस और रॉबर्ट एस डीड्स ने दी थी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या कह रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नीचे मैग्मा होता है, मैग्मा जब ऊपर की ओर आता है तो क्या है, ये जो ओशनिक क्रस्ट था, मतलब जो ओशन में जो क्रस्ट होता है, मान लीजिए यहाँ से निकल रहा था मैग्मा, तो वो इसको इधर ढकेलेगा, इसको इधर क्यों ढकेलेगा। ठीक है, और जब दोनों को ढकेलेगा तो सी फ्लोर क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, दूर दूर भागेगी, ये फ्लोर इधर भागती है, ये फ्लोर इधर की ओर भागती है। ठीक है, और क्या होगा, ये मैग्मा जब ऊपर आ जाएगा तो मैग्मा का पूरी पूरी चट्टान जो होगी मैग्मा की वो यहाँ बन जाएगी, मतलब एक नया क्रस्ट का फॉर्मेशन इस जगह पे हो जाएगा। ठीक है, तो की पॉइंट्स क्या क्या है इसमें, तो पहला क्या है, न्यू ओशनिक क्रस्ट फॉर्म्स एट मिड ओशनिक रिज। तो यही जो पोर्शन होता है इसी को मिड ओशनिक रिज कहते हैं। और जब ये मैग्मा ऊपर आएगा, ठीक है, तो ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, टेम्परेचर जब इसको कम मिलेगा तो सॉलिडिफाई हो जाएगा और एक नया क्रस्ट बना देगा। क्रस्ट मतलब एक नई लेयर बना देता है यहाँ पर सॉलिड की। ठीक है, रॉक्स की कह सकते हैं। मैग्मा राइजेज एंड सॉलिडिफाइज, मैग्मा ऊपर उठेगा और सॉलिडिफाई हो जाएगा। ओल्डर क्रस्ट मूव्स अवे फ्रॉम द रिज, जो ओल्डर क्रस्ट है, मतलब जो ओशनिक क्रस्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा पहले का क्रस्ट था, तो ये इधर मूव करेगा, ये इधर की ओर मूव करेगा, मतलब इस रिज से दूर भागते हैं ये सब के सब। ठीक है, तो ये किसने कहा था, ये है किसकी थ्योरी, ये है हैरी हेस और रॉबर्ट डीट्स की थ्योरी, इसको कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। अब यहाँ पर कन्वेक्शन करंट थ्योरी देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वेक्शन करंट थ्योरी क्या कह रही है, पहले आप इस डायग्राम को देखिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये नीचे जो है मैग्मा है, क्या है, ये मैग्मा है। ऊपर जो है प्लेट्स हैं, ये ओशनिक प्लेट्स हैं। देखिए ये एक पहली ओशनिक प्लेट, ये दूसरी ओशनिक प्लेट। अब यहाँ से जो मैग्मा है ऊपर राइज कर रहा है, और ये रिज है, यहाँ से मैग्मा बाहर निकल आएगा। ठीक, तो ये क्या करेगा, इसको इधर की ओर धक्का देगा और इसको इधर की ओर धक्का देगा।
अब है क्या, ये जो मैग्मा है ये ऊपर आ रहा होता है ऐसे करके, इसको अपवेलिंग कहते हैं, और इधर आके फिर वो नीचे आ रहा होता है। तो देखिए एक सर्कुलर करंट टाइप का बना रहा होता है ये। ऐसे यहाँ पे भी मैग्मा ऊपर गया फिर ऐसे आएगा, पूरा देखिए एक सर्कुलर कन्वेक्शन बना रहा है। ठीक है, पूरा पूरा एक सर्कुलर मोशन टाइप का बन रहा है यहाँ पर। तो हॉट मेंटल जो है, हॉट मेंटल जो था ये मेंटल में होता है पूरा। ठीक है, तो हॉट मेंटल जो है ये ऊपर की ओर उठता है। कूलर जो है, अब यहाँ पे जो था, अब देखिए यहाँ गरम गरम था तो ऊपर उठा, फिर यहाँ पे आके धीरे धीरे करके ठंडा हुआ, फिर वो नीचे चला गया, फिर नीचे आके गर्म हो गया, क्योंकि नीचे जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा है, ऊपर टेम्परेचर क्या होता है कम है, तो कूल हो गया, कूल होके फिर से वो नीचे सिंक होने लग गया। तो इसकी वजह से एक सर्कुलर करंट टाइप की मतलब क्रिएट हो रही है। इसी को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट थ्योरी कहते हैं। रिजल्ट क्या हुआ, दीज करंट्स मूव टेक्टोनिक प्लेट्स, तो ये जो करंट दिखाई पड़ रहा है इसी से टेक्टोनिक प्लेट्स, ये वाली टेक्टोनिक प्लेट, ये वाली टेक्टोनिक प्लेट में मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, अब ये जो प्लेट में बाउंड्रीज हैं, आपने कई अलग अलग प्लेट्स देखी थी। मान लीजिए दो प्लेट हैं, हो सकता है दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे के पास आ रही हो। जब पास आ रही होती है तो उसको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहते हैं। जब ये दूर जा रही होती हैं तब इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहते हैं। देखिए ये इधर भागी, ये इधर की ओर भागी, तो ये डाइवर्जेंट हो गया। ये इधर पास आई और ये मान लीजिए अपनी जगह रुकी हुई है, या मान लीजिए ये भी इधर आ रही है, तो ये क्या है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो किधर चली आएगी, नीचे चली जाएगी। तो इसीलिए देखिए ओशनिक वाली जो है वो नीचे धस गई और ये ऊपर रही। तो यहाँ पर देखिए मैग्मा प्लूम, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा बन गया, यहाँ से प्लूम ऊपर आया, और प्लूम ने क्या बना दिए, यहाँ पे कुछ रिज टाइप का या माउंटेन्स टाइप के छोटे छोटे बना दिए। और इन माउंटेन्स को क्या कहेंगे, यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाएगा। ठीक है, या फोल्ड माउंटेन्स इनको कहा जाएगा। अगर कम टाइम लगा है इनको बनने में, मतलब रिसेंट में बने हैं, तो उनको यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। जो बहुत पहले बन गए थे उनको ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। कई बार क्या होता है, ये ना इधर आ रहा होगा, मतलब दोनों या ना ही कंप्रेस हो रहे होंगे, ना ही दोनों में रेयरफैक्शन हो रहा होगा, ये दोनों आपस में केवल रगड़ रहे होंगे, एक उधर जा रहा है किधर, मतलब केवल रगड़न हो रही है, दोनों में रबिंग हो रही है। जब दो प्लेट बाउंड्रीज में रबिंग होती है तो जो प्लेट बाउंड्री उसको कहलाते हैं, उसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ठीक है, तो डाइवर्जेंट में हमने क्या कहा, प्लेट्स जो है वो दूर भाग रही होंगी, मूव्स अपार्ट, न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है। बात याद रखिएगा, यहाँ पर एक नया क्रस्ट बन जाएगा इस प्लेट बाउंड्री में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव कहते हैं क्योंकि एक नया क्रस्ट यहाँ पर बन रहा होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इतना क्रस्ट देखिए खत्म हो जाएगा थोड़ी देर बाद, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहेंगे। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री में आपने एग्जांपल देखा मिड अटलांटिक रिज, तो अटलांटिक ओशन के मिड में अगर आप देखेंगे तो मिड अटलांटिक रिज आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या है, प्लेट्स जो होती हैं वो कोलाइड करती हैं, एक दूसरे की तरफ आती हैं, और फॉर्मेशन किसका किसका होगा, माउंटेन्स फॉर्म होंगे, ट्रेंचेस का भी फॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ अर्थक्वेक भी आ सकते हैं इसी से। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, हिमालयाज, तो हिमालयाज क्या है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। और हिमालयाज के लिए याद रखिएगा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री कैसी है, तो कॉन्टिनेंट का कॉन्टिनेंटल प्लेट में ही कन्वर्जेंस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इंडियन प्लेट जो है किसके साथ कन्वर्ज कर रही थी, यूरेशियन प्लेट के साथ कन्वर्ज हुई, तब फॉर्मेशन हुआ किसका, हिमालयाज का। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होती है, तो प्लेट्स स्लाइड पास्ट ईच अदर, मतलब एक से दूसरे से केवल रबिंग होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से केवल अर्थक्वेक आएगा, कंपन होगी तो अर्थक्वेक क्रिएट होगा, कोई भी यहाँ पर क्रस्ट का फॉर्मेशन या क्रस्ट का लॉस नहीं होता है। अब बात करते हैं अर्थ के इंटीरियर में, आते हैं इंटीरियर में क्या क्या है। तो मेनली तीन लेयर होती है इसमें, सबसे ऊपर की जो लेयर है उसको क्रस्ट कहते हैं। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जो क्रस्ट दिखाई पड़ रहा है किसका क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में मेनली क्या होता है, सियाल होता है, सिलिका हो गया और एल्युमिनियम हो गया, ये दो चीजें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इसी में ही एक देखेंगे तो ओशनिक क्रस्ट भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो ये जैसे ओशन है, तो ओशन जो है ये जो क्रस्ट कहलाएगा, ये ओशनिक क्रस्ट कहलाएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, मेनली ओशन है। ठीक है, हालांकि इसके ऊपर कॉन्टिनेंट भी आप देखेंगे, लेकिन जब कॉन्टिनेंट होगा तो ये वाला जो क्रस्ट है ये पूरा पूरा क्या कहलाएगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ही कहलाएगा। तो ओशनिक क्रस्ट जो होता है, ओशनिक क्रस्ट में क्या चीजें होती हैं, इसमें सीमा होता है, मतलब सिलिका होगा और मैग्नीशियम होगा। आपको ये दोनों बातें याद रखनी है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सियाल होता है, मतलब सिलिका और एल्युमिनियम होता है।
और ओशनिक क्रस्ट में क्या होता है, तो सीमा होता है, सिलिका और मैग्नीशियम होता है। ठीक है, ओशनिक क्रस्ट जो है वो 40 किलोमीटर तक हुई, मतलब ये जो डिस्टेंस है कितने किलोमीटर की है, 40 किलोमीटर की हो सकती है इसके विथ। लेकिन ओशनिक क्रस्ट जो है बहुत पतली होती है और ये अप्रोक्सीमेटली 5 से 10 किलोमीटर इसकी थिकनेस हो सकती है। कंपोज्ड मेनली ऑफ रॉक्स, इसमें मेनली रॉक्स होते हैं, हमने आपको बताया। वो जो रॉक्स होंगे उसमें वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सबसे ज्यादा सियाल होगा, ओशनिक क्रस्ट में सबसे ज्यादा सीमा होगा। अब बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की कि क्रस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए जो लाइफ है, जो प्लांट्स उग रहे हैं, जो भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है वो इस क्रस्ट की वजह से एग्जिस्ट कर रही है। कंटेन्स कॉन्टिनेंट्स एंड ओशनिक फ्लोर, तो कॉन्टिनेंट हो गए, ओशनिक फ्लोर हो गए, वो इसी क्रस्ट में ही आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं मेंटल की। तो मेंटल जो है लाइज बिलो क्रस्ट, क्रस्ट के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो ये जो पीले से बना हुआ है ये आपका क्या है, अपर मोस्ट मेंटल है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो एस्थेनोस्फेयर देखने को मिलेगा। एस्थेनोस्फेयर जो है वो पार्शियली मोल्टेन होता है, इसका मतलब वो लिक्विड भी होगा और सॉलिड भी, मतलब दोनों का मिक्सचर होगा। तो मतलब ना ही वो पूरा तरीके से सॉलिड होगा, ना ही वो पूरी तरीके से लिक्विड होगा, तो पार्शियली मेल्टेड होता है, पार्शियली मोल्टेन होता है, जिसको एस्थेनोस्फेयर कहा जाता है। तो सबसे पहले हो गया क्रस्ट, फिर आ गया मेंटल, तो ये क्रस्ट के नीचे होता है। इसकी थिकनेस याद रखिएगा 2900 किलोमीटर की अप्रोक्सीमेट होती है। तो देखिए मेंटल यहाँ से आ रहा है पूरा, तो ये पूरा जो है आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, मतलब यहाँ तक आपको मेंटल दिखाई पड़ रहा है, 2900 किलोमीटर तक आपको मेंटल दिखाई पड़ रहा है। मतलब इसको थिकनेस भी कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं जो विथ होगी, या ये कह सकते हैं कि क्रस्ट से लेके मेंटल की जो विद जो हाइट है उसको 2900 किलोमीटर के आसपास होती है, मतलब इतनी होती है। क्योंकि ये अगर आप देखेंगे तो केवल 40 ही है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो मैक्सिमम जो आपको दिखाई पड़ रही है लेंथ वो किसकी है, मेंटल की है। सेमी मोल्टन रॉक मटेरियल होता है इसमें, भी याद रखिएगा। दो डिवीजन होते हैं इसमें, एक अपर मेंटल होता है और एक लोअर मेंटल होता है। तो अपर मेंटल आपने देखा, इसके बाद एस्थेनोस्फेयर देखा, इसके बाद मतलब पार्शली मोल्टन एस्थेनोस्फेयर तो बहुत ही ज्यादा डिवीजन कर दिया है। वैसे अपर मेंटल होता है केवल, और लोअर मेंटल होता है, ये दो ही होते हैं। तो अपर मेंटल में ही ये सब चीजें आ जाएंगी, लोअर मेंटल थोड़ा सा ही है। ठीक है, 670 से 2900 तक क्या है आपका लोअर मेंटल, और बाकी क्या है अपर मेंटल है। इंपॉर्टेंस क्या है इस मेंटल का, तो कन्वेक्शन करंट जो भी हमने देखी थी, वो जैसे आपने करंट टाइप का देखा था जो घूम रहा था पूरा मेंटल, ठीक है, गर्म था तो ऊपर चला गया, ठंडा था तो नीचे आ रहा था। वो एक कन्वेक्शन करंट कहाँ बनती है, इसी मेंटल में ही बनती है। और इसी मेंटल में कन्वेक्शन करंट की वजह से टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट होता है, मतलब प्लेट्स की जो मूवमेंट हो रहा था वो इसी वजह से हो रहा था। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेट मूवमेंट। आते हैं कोर की बात करते हैं, सबसे गर्म पोर्शन है ये। तो इसकी थिकनेस जो होगी वह अप्रोक्सीमेटली 3500 किलोमीटर की थिकनेस होती है। तो मतलब 2900 से लेके यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ये क्या है, कोर है। अब इसमें जो होता है वो नीफे सबसे ज्यादा होता है, कोर में याद रखिएगा नीफे सबसे ज्यादा होता है, निकल हो गया और आयरन हो गया, एन मतलब निकल, एफ मतलब आयरन। तो मेन कंपोजिशन क्या होती है, NiFe मतलब निकल और आयरन की होती है। आउटर कोर जो होगा, आउटर कोर आप ये वाला कोर जो देख रहे हैं आउटर कोर है। ये जो स्टेट होता है किस स्टेट में होता है, ये लिक्विड स्टेट में होता है। और इनर कोर मतलब जो सबसे गर्म और सबसे अंदर वाला जो कोर होगा वो सॉलिड स्टेट में होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा, ऊपर से प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा है। और जब बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा तो ये वाला पोर्शन कैसा हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर आयरन था तो इसी वजह से क्या होती है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कोर की वजह से ही आपको देखने को मिलेगी। चेंजेस टुवर्ड्स अर्थ सेंटर, मतलब अर्थ की सेंटर की तरफ आते हैं, तो कौन कौन सी चीज किस तरीके से चेंज होती है वो यहाँ पर बताया गया है। एज द डेप्थ इंक्रीजेस, मतलब जैसे मान लीजिए ये अर्थ का हमने एक पूरा एक पार्ट ले लिया। अब ये सेंटर मान लीजिए ये है, ये सरफेस है। तो जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ आएंगे तो टेम्परेचर क्या होता है, पहली बात इंक्रीज होता है, मतलब यहाँ टेम्परेचर सबसे कम होगा, सेंटर की तरफ जैसे जैसे आएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। प्रेशर भी इंक्रीज होगा, यहाँ प्रेशर सबसे कम होगा और यहाँ पर प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। डेंसिटी भी इंक्रीज होती है, यहाँ डेंसिटी सबसे कम होती है और यहाँ पर डेंसिटी इंक्रीज करती चली आती है। एवरेज इंक्रीज क्या होता है, अबाउट 1 डिग्री C फॉर एवरी 32 मीटर, मतलब 32 मीटर जब आप नीचे आते हैं, तो ये एवरेज दिया गया है, हर जगह ऐसा नहीं होता है लेकिन अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू ही देखने को मिलेगी कि 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस था तो यहाँ 32 मीटर पे आ जाएंगे तो 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा।
तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज़ कितने मतलब 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज़ कितने मीटर पे आपको देखने को मिलेगा डेप्थ में? तो ये 32 मीटर्स पे देखने को मिलता है। वेदरिंग फिनोमेना देखते हैं, वेदरिंग फिनोमेना क्या होती है? तो ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। तो बड़े-बड़े रॉक थे, उनका छोटे पार्ट में टूटना एट द सेम प्लेस, मतलब जहाँ पे वो रहे वहाँ जहाँ पर ये रॉक पाए जा रहे थे वहीं पे इनका टूटना क्या कहलाएगा? वेदरिंग कहलाएगा। तो इन सिटू मतलब सेम प्लेस जहाँ पे रॉक था, वहीं पे वो टूट के छोटे-छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है? तो उसको क्या बोलेंगे? वेदरिंग बोलेंगे। इरोजन से किस तरीके से अलग है? तो वेदरिंग में हमने क्या देखा? रॉक ब्रेक्स एट द सेम प्लेस। तो रॉक का जो ब्रेकडाउन हो रहा था वो सेम प्लेस पे हो रहा था, मतलब ये इन सिटू प्रोसेस था। इरोजन में क्या होता है? जो मटेरियल होता है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये क्या है? आपका इरोजन है। यहाँ पर वेदरिंग में कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, इरोजन में आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है? टाइप्स ऑफ वेदरिंग पे आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ वेदरिंग में सबसे पहला जो है वो फिजिकल वेदरिंग है। तो फिजिकल वेदरिंग में कोई केमिकल चेंज नहीं होता, ठीक है? तो फिजिकली टूटता है। जब कोई चीज फिजिकली टूटती है तो उसको हम लोग फिजिकल वेदरिंग की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, एक बड़ा सा पत्थर था, इसके अंदर वाटर चला गया अंदर। अब वाटर चला गया तो अब इसका जब ठंडक आएगी तो वाटर क्या हो जाएगा? जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, और फ्रीज होगा तो एक्सपैंड होगा। फिर जब गर्मी आ जाएगी फिर वो पिघल जाएगा, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट, तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन लगातार चलते रहेंगे। यहाँ पे क्रैक आ जाएगा, और ये क्रैक धीरे धीरे करके बड़ा होता चला जाता है, और ये फाइनली रॉक जो है टूट जाता है। फिर यही सेम चीज लगातार चलती रहती है, तो ये बड़ा रॉक छोटे रॉक में डिवाइड हो जाता है। तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, फ्रीज थॉ एक्शन की वजह से, विंड एबरेशन की वजह से, विंड की वजह से कभी कभी ये टूट जाते हैं। ठीक है? तो विंड, क्योंकि रगड़ती है विंड एक दूसरे रॉक को, तो इससे भी ब्रेकडाउन होता है। एग्जाम्पल, रॉक्स क्रैक ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर से आपको पता होगा रॉक्स में क्या है? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से भी रॉक में ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलेगा। तो इसको कहेंगे फिजिकल वेदरिंग। अब बात करते हैं केमिकल वेदरिंग क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन ऑल्टर्स दी रॉक, मतलब रॉक को जब तोड़ने का काम, या रॉक में कोई भी चेंजेस अगर आ रहे हैं तो कुछ केमिकल्स की वजह से आ रहे हैं। हो सकता है एसिड रेन की वजह से आ रहे हो, या किसी और केमिकल की वजह से आ रहे हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? केमिकल वेदरिंग कहा जाएगा। जो जो फीचर्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे केव्स का फॉर्मेशन होता है, सिंक होल बन जाते हैं, कैवर्न्स बन जाते हैं, तो ये किसकी वजह से बनते हैं? केमिकल वेदरिंग की वजह से बनते हैं। तो ये सब जो है ये फीचर्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। मतलब एक तरीके से अर्थ में कई सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं, तो ये कुछ लैंडफॉर्म्स दिए गए हैं, जैसे केव हो गया, सिंक होल्स हो गया, कैवर्न्स हो गया, तो ये कुछ लैंडफॉर्म्स हैं। ठीक है? ये कॉमन प्रोसेस जो है डिसोल्यूशन ऑफ लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन के डिसोल्यूशन में ये सब के सब आपको देखने को, मतलब जहां पर लाइमस्टोन वाले पत्थर होते हैं वहां ये फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, कि केव्स आपको मिलेंगे, सिंक होल्स मिल जाएंगे, कैवर्न्स मिल जाएंगे। तो ये केमिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल है। बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या है? तो कॉज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर भी रॉक, बड़े रॉक छोटे रॉक में टूट रहे हैं, लेकिन किसकी वजह से टूट रहे हैं? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से टूट रहे हैं। रूट्स ब्रेकिंग रॉक्स, तो अगर रूट रॉक को ब्रेक कर देती है, एनिमल बोरोइंग से रॉक टूट जाता है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, अब ह्यूमन लेके तोड़ रहा है वो नहीं देखा जाएगा। बायोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो सकती हैं जो उनकी बायोलॉजिकल रीजंस, जहां पे बायोलॉजी जुड़ी होगी, ऐसी एक्टिविटीज। ठीक है? तो वो बायोलॉजिकल वेदरिंग कहलाएगी। तो मतलब उससे अगर रॉक टूट रहा है तो वो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में आ जाएगा। इरोजन क्या होता है? तो रिमूवल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर्ड मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब जो वेदर्ड मटेरियल था वो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है? तो पहले यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले जो है रिमूवल है। रिमूवल मतलब पहले टूटा, और फिर टूट के क्या हो गया? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो गया, तो वो मेनली इरोजन कहलाता है। अब ट्रांसपोर्ट के एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? किसकी वजह से ट्रांसपोर्ट होगा? तो यह हो सकता है पानी के साथ वो बहता हुआ चला जाए, विंड के साथ उड़ता हुआ चला जाए, ग्लेशियर्स फ्लो करते हुए चले जाएं, ठीक है, सी वेव्स के साथ चला जाए, या रेन वाटर के साथ। अगर इन, मतलब ये सब क्या है? एजेंट्स हैं जिसकी वजह से इरोजन हो सकता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इरोजन, तो इरोजन किस पे डिपेंड करता है? तो इरोजन रेनफॉल पे डिपेंड करेगा, मतलब ये अफेक्ट करेगा उसको। टेम्परेचर जो है वो इरोजन को अफेक्ट करता है। स्लोप इफेक्ट करता है। देखिए जितना ज्यादा स्लोप होगा इरोजन उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर कोई पहाड़ मान लीजिए इस तरीके का है तो यहाँ पर इरोजन ज्यादा है,
और कोई पहाड़ मान लीजिए इस तरीके का है, तो स्लोप देख सकते हैं आप लोग कम है यहाँ पे, तो इरोजन यहाँ पर कम हो जाएगा। सॉयल टाइप, अब सॉयल टाइप भी इरोजन को डिसाइड करती है, क्यों? क्योंकि सॉयल मान लीजिए कहीं पे हार्ड सॉयल है तो वहां पर इरोजन कठिन हो जाएगा, लेकिन कहीं पे मान लीजिए सॉफ्ट सॉयल है कि सॉयल आसानी से बह सकती है, तो वहां पर इरोजन ज्यादा हो जाएगा। वेजिटेवन वेजिटेशन कवर भी इरोजन को डिसाइड करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा लगे होते हैं, पेड़ पौधे की जड़ क्या करती है, रूट्स क्या करती हैं, इन सॉयल को बांधे रखती हैं। लेकिन ये पेड़ काट दिया आपने, वेजिटेशन कम हो गया, अब इन सॉयल को कोई बांधे नहीं रखेगा, लैंडस्लाइड हो जाएगी। ठीक है, तो वेजिटेशन को और भी इंपॉर्टेंट है। लैंड यूज पैटर्न, लैंड को किस तरीके से यूज किया जा रहा है, ये भी इरोजन को डिसाइड करता है। मास मूवमेंट्स में अगर देखा जाए तो इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है लैंडस्लाइड, लेकिन मास मूवमेंट होता क्या है? डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रॉक सॉइल डेब्रिस अंडर ग्रेविटी। तो वही जैसे भी हम बता रहे थे कि रॉक जो है ऊपर से नीचे आ गई, ठीक है, किसी माउंटेन से, सॉइल नीचे आ गया, डेब्रिस नीचे आ गई, तो और किसकी एक्शन में? एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ गई, तो क्या कहलाएगा? मास मूवमेंट कहलाएगा। कहाँ देखने को मिलता है? मेनली माउंटेनियस रीजन जो है वहां पर देखने को मिलता है, जहाँ स्लोप बहुत स्टीप होती है। मतलब यहाँ पर मान लीजिए मूवमेंट देखने को मिल सकता है कि बड़े बड़े पत्थर थे नीचे मूव कर गए। ठीक है, तो स्टीप स्लोप जहाँ होगी वहां देखने को मिलेगा, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है लैंडस्लाइड। ठीक है, तो लैंडस्लाइड क्या होती है? रैपिड मूवमेंट ऑफ रॉक्स एंड सॉइल। तो रैपिड मूवमेंट अगर रॉक और सॉइल का होता है तो उसको लैंडस्लाइड कहा जाएगा। अर्थ फ्लो क्या होता है? तो फ्लो ऑफ वेट सॉइल डाउन हिल। तो अगर गीली मिट्टी है और वो नीचे आ रही तो उसको क्या कहेंगे? अर्थ फ्लो कहा जाएगा। ठीक है, ये मेनली हिल्स में देखने को मिलेगा। मड फ्लो क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर सेचुरेटेड डेब्रिस थ्रू चैनल्स। तो मड फ्लो मतलब ऐसे सॉइल हैं जो मतलब गीली सॉइल कह सकते हैं या वाटर सेचुरेटेड डेब्रिस है, जब वो नीचे आते हैं चैनल्स के थ्रू, या एक सोच सकते हैं चैनल्स मतलब बड़ी बड़ी जो नौलियां होती हैं उसके थ्रू जब वो नीचे आते हैं तो उसको मड फ्लो कहा जाता है। मतलब मड एक तरीके से मूव कर रहा है। अब बात करते हैं एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन क्या होता है। तो डेन्यूडेशन पहले समझ लिए, डेन्यूडेशन क्या होता है? तो वियरिंग अवे ऑफ अर्थ सरफेस, तो अर्थ के सरफेस पे जो भी चीजें प्रेजेंट है, जब वो टूटने लग जाती हैं, नीचे आने लग जाती हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? डेन्यूडेशन बोला जाएगा। किसकी वजह से हो सकता है? तो ये रिवर की वजह से हो सकता है। तो रिवर क्या करते हैं? माउंटेन्स को इरोड कर देते हैं, वैलीज और गॉर्जेस क्रिएट कर देते हैं, तो याद रखिएगा इसको। रेन वाटर की वजह से भी हो सकता है, तो क्रिएट इरोजन थ्रू रन ऑफ वाटर बहुत तेजी से मूव कर रहा होगा, तो हो सकता है सॉयल जो माउंटेन में उसको मूव कराता हुआ लेक चला जाए, रॉक्स को मूव कराता हुआ ले आए। ठीक है, इसी तरीके से ग्लेशियर्स ये भी हैं, धीरे धीरे मूव करते हैं, और ये कैसी वैलीज बनाते हैं? बड़ी खतरनाक यू शेप्ड वैलीज बनाते हैं, बात याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है यू शेप्ड वैलीज कौन बनाता है? तो यू शेप्ड वैली ग्लेशियर्स बनाते हैं। ठीक है, कटिंग करते हैं पहाड़ों की तो उससे यू शेप्ड वैली बन जाती है। सी वाटर, सी वेव्स क्या करती हैं? तो ये कोस्ट लाइंस को इरोड कर देती हैं। विंड क्या करते हैं? तो डेजर्ट्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्म्स ड्यून्स, जैसे आपने सुना होगा हमारे यहाँ राजस्थान में बर्चन्स बनते हैं। ठीक है, बर्चन बर्तन नहीं है, बर्चन है, तो बर्चन जो फॉर्मेशन होता है वो विंड की वजह से होता है। तो सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, डेजर्ट्स में कई सारे लैंडफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, ये इसी वजह से बनते हैं, विंड की वजह से। अब लैंड डिग्रेडेशन में ह्यूमन का क्या रोल है? तो ह्यूमन की वजह से क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग करा रहे हैं। अब देखिए ग्रेजिंग जानवर करता है, लेकिन कराता कौन है? इंसान उनको लेके जाता है, और मतलब एक लिमिट से ज्यादा जब ग्रेजिंग करवाता है तो ओवर ग्रेजिंग हो जाती है। ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी तो वहां पर इरोजन बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है वही घास वही पेड़ क्या कर रहे थे? उनकी जड़ें क्या कर रही थी? जमीन को पकड़ी हुई थी, मतलब सॉइल को पकड़ी हुई थी। और जो आपने सारा वहां से वेजिटेशन हटा दिया तो सॉइल को कहाँ कोई रोक पाएगा? इसी वजह से इरोड कर जाती हैं। माइनिंग बहुत ज्यादा हो रही है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है। इंडस्ट्रीज पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन हो रहा है, अब जहां पर पहले 10 लोग रह रहे थे वहां अब 1000 लोग रह रहे हैं। अर्बनाइजेशन की तो पॉपुलेशन बढ़ी, अर्बनाइजेशन हुआ, क्योंकि अब 1000 लोग रहेंगे तो क्या होगा? रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूज होंगे, वेस्ट बहुत ज्यादा निकलेगा, लैंड डिग्रेड होगा, सारे पेड़ काट दिए जाएंगे, घर बना लिए जाएंगे। ठीक है, तो लैंड डिग्रेड होना ही होना है। इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, ये भी लैंड डिग्रेडेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब एक फैक्टर है। इससे इफेक्ट्स क्या क्या होंगे? तो पहला तो ये लैंड डिग्रेड हो जाएगा तो सॉइल इरोजन होगा, फर्टिलिटी सॉइल की खत्म हो जाएगी, तो जो प्रोडक्शन हो रहा था, जो प्रोडक्टिविटी थी सॉइल की, वो लूज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। डेजर्टिफिकेशन, जहां पर पहले
खेत हुआ करते थे वो डेजर्ट्स बन जाएंगे, क्योंकि लैंड डिग्रेड हो चुकी है, वहां कुछ उगेगा ही नहीं है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन अल्टीमेटली होना ही होना है। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं सॉइल डिग्रेडेशन के, इसको याद रखिएगा। रिवर्स एज एन एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन। अब यहाँ पर एक हमको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर देखना है जिसकी वजह से इरोजन और डिपोजिशन होता है, वो है रिवर। तो रिवर में कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे अपर कोर्स। अपर कोर्स मतलब रिवर बस निकलना स्टार्ट कर रही है यहाँ से, क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, रिवर तब नीचे आती, पानी नीचे आता है। तो माउंटेन स्टेज है। कैरेक्टरिस्टिक स्टीप स्लोप, यहाँ पर स्लोप जो है बहुत ही स्टीप देखने को मिल रही है, और रिवर जो है बहुत तेजी से बह रही होगी, क्योंकि बहुत ही खतरनाक स्लोप से आती है तो बहुत तेज बहती है। क्या क्या फॉर्म करेगी, कौन कौन से लैंड फॉर्म्स बनाएगी, तो गॉर्जेस बना सकती है। ठीक है। वी शेप्ड वैली को गॉर्जेस याद रखिएगा, जो वी शेप्ड वैली होती हैं इन्हीं को ही गॉर्जेस कहा जाता है, वी शेप्ड होती हैं। रैपिड्स बन सकता है, वाटरफॉल्स बन सकते हैं, तो ये सब अपर कोर्स में आपको देखने को मिलेंगे। वी शेप्ड वैलीज बनती हैं, इन्हीं को ही गॉर्ज कहा जाता है। मिडिल कोर्स मतलब अब ये रिवर कहाँ बह रही है, प्लेन्स पे बह रही है, मतलब सीधी रास्ते पे बह रही है, ऐसे नीचे चलती चली आ रही मान लीजिए। तो यहाँ पर स्लोप मॉडरेट होता है। यहाँ पर जो वैलीज होंगी बहुत बड़ी बड़ी चौड़ी वैलीज होती हैं, हाइट नहीं होंगी ज्यादा, लेकिन वैली चौड़ी बहुत ज्यादा होंगी। क्या क्या लैंडफॉर्म बनते हैं, जैसे मियंडर्स बनेंगे। ठीक है। फ्लड प्लेन्स बन जाएंगे यहाँ पे। लोअर कोर्स क्या होता है, अब ये जो नदी है ये डेल्ट मतलब ओशन के पास पहुंच चुकी है, ओशन से मिलने वाली है, तो ये क्या बना सकती है, डेल्टा बना सकती है। तो यहाँ पर क्या है, वो अपने सारे के सारे सेडिमेंट जो है नदी छोड़ देती है, सेडिमेंट ऐसे ऐसे करके गिरा देगी। यहाँ मान लीजिए सेडिमेंट गिरा दिए इसने, यहाँ सेडिमेंट गिरा दिए। अब नदी को इतने इतने लाइन में तो नहीं बह रही होगी, अलग अलग जगह सेडिमेंट गिरा देगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक तरीके से डेल्टा टाइप का बन जाएगा। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा बन जाता है। तो स्लो फ्लो की वजह से डेल्टा बनता है, डिपोजिशन की वजह से डेल्टा बनता है, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या कर दिया, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर दिया। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो इंडिया में है, जिसको कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। ठीक है। तो इसकी वजह से डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब एक नदी आ रही थी, वो छोटे छोटे सेक्शंस में ब्रेक हो गई, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो इन्हीं को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। ठीक है। तो ये लोअर कोर्स में आपको देखने को मिलेगी। अब माउंटेन ग्लेशियर्स और कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स में अंतर क्या होता है, तो माउंटेन्स पे जो ग्लेशियर्स होते हैं उनको माउंटेन ग्लेशियर्स कहा जाता है, और जो पोलर रीजन से पाए जाते हैं, मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे जो ग्लेशियर्स, यहाँ पर अंटार्कटिका जैसे पाया जाता है, यहाँ आर्कटिक पाया जाएगा, तो ये जो ग्लेशियर्स हैं ये क्या कहलाएंगे, ये कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स कहलाते हैं। ठीक है। तो ये पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं। मूव थ्रू वैलीज, वैलीज के थ्रू मूव करते हैं, ये बहुत ही लार्ज एरियाज कवर करते हैं। ये छोटे होते हैं, मतलब माउंटेन पे जो ग्लेशियर हों कितने बड़े हों, छोटे ही छोटे हों, बहुत बड़े नहीं होते हैं। लेकिन कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर जो है, यहाँ पर जो अंटार्कटिका ग्लेशियर बहुत ही बड़ा ग्लेशियर है। ये यू शेप्ड वैलीज, जो ग्लेशियर्स माउंटेन में होते हैं यू शेप्ड वैलीज को क्रिएट कर देते हैं, अभी बताया था। और यहाँ पर पूरी पूरी आइस शीट ही बनी रहती है। मेजर लैंडफॉर्म्स ऑन दी अर्थ, अब हम लोग कुछ लैंडफॉर्म्स देख लेते हैं जो अर्थ पे देखने को मिलेंगे। जैसे माउंटेन्स है, माउंटेन्स की डेफिनेशन क्या है, नेचुरल एलिवेशन विद स्टीप स्लोप। याद रखिएगा, माउंटेन्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, स्लोप कैसा होना चाहिए, स्टीप स्लोप होना चाहिए, तो वो माउंटेन कहलाता है। टाइप्स क्या है, पहला एग्जांपल है फोल्ड माउंटेन। ठीक है। तो अभी हम लोग ने देखा था जो प्लेट्स थी वो एक दूसरे से आके मिल रही थी, मतलब इधर कंप्रेस हो रही थी। तो जब कंप्रेस होती है तो मान लीजिए जिसकी डेंसिटी, मतलब एक प्लेट मान लीजिए इसके नीचे चली गई, तो जब इसके नीचे चली जाएगी तो प्रेशर ज्यादा पड़ता है, तो यहाँ से ये वाली प्लेट जो है ये मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होके फिर मैग्मा ऊपर की ओर आएगा और यहाँ पे इस तरीके से बना देगा। तो ये क्या है, फोल्डिंग हो गई, फोल्ड माउंटेन्स यहाँ बन जाते हैं। ठीक है। कई बार एक चीज और भी होती है कि जब ये नीचे आती है तो इसमें आसपास जो रिवर होती है उसके सेडिमेंट जो है वो यहाँ पर ऐसे आके मतलब जमा होते रहते हैं, और जमा होते रहते हैं, बहुत दिनों बाद क्या होता है, फिर ये फोल्ड टाइप के बन जाते हैं, मतलब फोल्ड हो जाते हैं। तो इसको इसीलिए कहा गया है फोल्ड माउंटेन्स। तो कॉम्प्रेशन हो रहा है और यहाँ पर फोल्डिंग हो रही है, बस ये बात याद रखिएगा। कॉम्प्रेशन होता है, फोल्डिंग होती है। जैसे हिमालयाज हो गया, एल्प्स यूरोप में आप देखेंगे, एंडीज सबसे बड़ी सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। रॉकीज अमेरिका में देखेंगे, एंडीज अगर आप देखेंगे तो साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है। एल्प्स अगर आप देखेंगे तो यूरोप में देखने को मिलता है। तो ये सब के सब क्या है, फोल्ड माउंटेन्स है। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है,
अब ब्लॉक माउंटेन ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये एक पूरी प्लेट थी, एक पूरी क्रस्ट की टुकड़ा है। अब क्या हुआ, यहाँ से ये टूट गया, चिटक गया, और ये वाले दोनों टुकड़े नीचे आ गए। तो जब ये नीचे आ गए तो कुछ इस तरीके का ही तो शेप बनेगा, ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, ये ऊपर ऐसे दिखाई पड़ेगा, ठीक है, और ये ऐसे रहेगा। तो ये देखिए क्या हो गया, एक तरीके से माउंटेन टाइप का बन जाएगा। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन। अब ये सीधा नहीं रहेगा, ये इरोजन होगा, तो ये ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट धीरे धीरे करके इरोड भी हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से फॉर्म होगा, फॉल्टिंग की वजह से फॉर्म होगा, इसकी को फॉल्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे जो हो रहा है इसको फॉल्ट कहते हैं, ठीक है, फॉल्टिंग की वजह से होता है ये। तो राइन वैली रीजन में ये फॉर्म होता है, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, इन माउंटेन्स को हॉर्स्ट माउंटेन कहते हैं, हॉर्स्ट माउंटेन कहते हैं, और जो नीचे पोर्शन रहता है उसको ग्रेबन कहा जाता है, ठीक है, ग्रेबन कहा जाता है। वॉल्केनिक माउंटेन्स पे आते हैं, तो ये क्या है, तो वॉल्केनिक इरप्शन से जो माउंटेन फॉर्म होते हैं उसको वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। जैसे माउंट फुजियामा हो गया जो कि जापान में है, किलिमिंजारो अगर आप देखेंगे तंजानिया में है, ठीक है, तंजानिया में है ये। तो ये सब माउंटेन्स कैसे फॉर्म हुए, वॉल्केनिक इरप्शन से फॉर्म हुए। प्लेट्यू क्या होता है, तो एलिवेटेड फ्लैट टॉप लैंड, देखिए वो भी एलिवेटेड होगा, लेकिन इसका जो टॉप होता है वो कोनिकल नहीं होगा, ऐसा होगा, इस तरीके का होगा, फ्लैट मतलब प्लेन होगा यहाँ पे, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं। यहाँ मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। टेरेन रग्ड होती है, मतलब चलना वलना आसान नहीं होता, खेती वेती आसान नहीं होती है, टफ टेरेन होता है। एग्जाम्पल क्या है, टिबेटियन प्लेट्यू जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इंडिया में देखेंगे डेक्कन प्लेट्यू बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, और टिबेटियन प्लेट्यू को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। प्लेन्स क्या होते हैं, तो लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड, तो लैंड कैसा है, बिल्कुल फ्लैट है, तो उसको प्लेन कहा जाएगा। फॉर्मेशन इसका कैसे हुआ है, तो रिवर में जो सेडिमेंट्स आ रहे थे, तो सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से इसका फॉर्मेशन हुआ है। इसी वजह से यहाँ पर जो सॉयल पाई जाएगी वो अलूवियल सॉयल होगी। और अलूवियल सॉयल क्या होती है, अलूवियल सॉयल अगर आप देखेंगे तो हाईली फर्टाइल होती है, तो रिच होती है किसमें, न्यूट्रिएंट्स में, तो फर्टाइल ज्यादा होगी, फर्टिलिटी ज्यादा होगी, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर ज्यादा होगा, एग्रीकल्चर ज्यादा होगा तो यहाँ पर फूड सिक्योरिटी ज्यादा हो जाएगी, मतलब लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था अच्छी होगी, पानी है ही है, तो यहाँ पे लोगों की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर होगी। इसी वजह से आप देखिए यूपी में, बिहार में, ये सब एरियाज जहाँ पर एलुवियल्स और जो प्लेन्स वाले एरिया हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलती है। तो उसके पीछे एक जोग्राफिकल रीजन भी है पॉपुलेशन ज्यादा होने के पीछे। जैसे एग्जांपल दिया गया इंडो गैंजेटिक प्लेन है, तो ये भी प्लेन्स हो गए, नील वैली हो गया, नाइल वैली, यहाँ पर भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ये इसी वजह से था, ठीक है। इंपॉर्टेंस पे आते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, तो फर्टाइल सॉइल यहाँ देखने को मिलती है। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पॉपुलेशन डेंस जरूर होगी। तीसरा क्या है, यहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा देखने को मिलेगा। हमने आपको तीनों बातें बता दी क्यों होती हैं। अब इंपॉर्टेंट नेचुरल डिजास्टर्स पे आते हैं, तो नेचुरल इवेंट कॉजिंग लाइफ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ। देखिए ऐसे कुछ नेचुरल इवेंट जिसकी वजह से लाइफ में लॉस आ सकता है, मतलब लोगों की डेथ हो सकती है, उनकी प्रॉपर्टी में नुकसान हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेचुरल डिजास्टर कहेंगे, ठीक है। ये नेचुरल डिजास्टर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, जैसा आपको पता ही होगा। एवलांच, एवलांच का मतलब ये है, मान लीजिए यहाँ पर पूरा पूरा स्नो था, पूरा पूरा स्नो कवर्ड है, स्नो ही पूरा पूरा नीचे आ गया, पूरी पूरी बर्फ की चट्टान ही नीचे आ गई, इसी को एवलांच बोलते हैं। GLOF, ठीक है, तो और ग्लेशियर में होता है भी, इसको आगे डिस्कस करेंगे। डस्ट के स्टॉर्म्स अगर चलते हैं तो वो भी एक तरीके का नेचुरल डिजास्टर है। पहले अर्थक्वेक देख लेते हैं, तो सडन शेकिंग ऑफ अर्थ ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी, तो बहुत तेजी से अर्थ के नीचे एनर्जी रिलीज होती है, तो उसकी वजह से प्लेट्स मूवमेंट होने लग जाती है, प्लेट हो सकता है एक दूसरे टकरा रही हो या घिस रही हो, तो उसकी वजह से शेकिंग होती है अर्थ के क्रस्ट में, वो कहलाता है क्या, अर्थक्वेक। किसकी वजह से होता है ये, तो मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, जो अभी टेक्टोनिक प्लेट देखी थी उसमें मूवमेंट हो रहा था, तो उन्हीं मूवमेंट की वजह से ये अर्थक्वेक आपको देखने को मिलेगा। दो तरीके की मेनली सीज्मिक वेव्स होती हैं, मेनली एक पी वेव होती है और एक एस वेव होती है, एक सरफेस वेव भी चलती है जिसको कहते हैं सरफेस वेव। तो पी वेव याद रखिएगा, सबसे तेज जो वेव है जो चलती है उसको कहते हैं पी वेव। ये अर्थ के क्रस्ट, मतलब अर्थ जहाँ पे जहाँ से रिलीज होती है एनर्जी वहां से निकलती है और सबसे तेज भागती है अर्थ के सरफेस की तरफ। ये सॉलिड और लिक्विड दोनों में ही ट्रेवल कर लेती है। और एस वेव जो है ये पी वेव से स्लोअर होती है, लेकिन ये केवल और केवल किससे ट्रेवल कर पाती है, सॉलिड से ट्रेवल कर पाएगी, लिक्विड से ट्रेवल
नहीं कर पाती है। सरफेस सरफेस वेव जो है वो मेनली अर्थ के सरफेस से ट्रेवल करती है, मतलब अर्थ के सरफेस पे ट्रेवल करती है। और क्योंकि अर्थ के सरफेस पे ही सारे के सारे जो भी स्ट्रक्चर्स हैं बने होते हैं, घर वर हम लोग सरफेस पे ही बनाते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव अगर पूछा जाए तो सरफेस वेव होती है। आगे बढ़ते हैं, इनके इफेक्ट्स क्या हैं। तो फिजिकल इफेक्ट अगर आप देखेंगे तो ग्राउंड क्रैक हो जाता है, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, रोड डैमेज हो जाती है। सोशल इफेक्ट्स देखेंगे तो पैनिक हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। हो सकता है कई बार क्या होता है कि पूरा पूरा स्ट्रक्चर ही गिर गया बिल्डिंग का, जिसकी वजह से लोगों की डेथ भी हो जाती है, प्रॉपर्टी लॉस होता है, बहुत सारे इसके इफेक्ट्स होते हैं। इकोनॉमिक लॉस अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रीज डैमेज हो जाती हैं, एग्रीकल्चर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है जहां पर अर्थक्वेक आता है। इन्वायरमेंटल लॉसेस में क्या होता है, जैसे फायर हो सकती है, फायर लग सकती है, लैंडस्लाइड आ सकती है, इसकी वजह से सुनामी भी, अगर मान लीजिए ये अर्थक्वेक समुद्र के बीच में आ गई तो उससे सुनामी क्रिएट हो जाती है। 2005 में जो सुनामी आई थी 2004 में, वो इसी वजह से आई थी, अर्थक्वेक आया था समुद्र में जिसकी वजह से सुनामी आ गई थी। अर्थक्वेक से बचा कैसे है, मिटिगेशन क्या है इसका। तो स्ट्रक्चरल मेजर्स, अर्थ जो बिल्डिंग्स बनाई जाए वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आजकल जिस पे फोकस किया जा रहा है कि बिल्डिंग्स हमेशा जो बने वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होनी चाहिए, फाउंडेशन उनका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब फाउंडेशन कमजोर होगा, बिल्डिंग आपने 10 मंजिला बना दी, थोड़ा सा अर्थक्वेक आएगा बिल्डिंग तुरंत आराम से नीचे आ जाएगी। ठीक है। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या होने चाहिए, तो पब्लिक के अंदर अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, लोग अवेयर होने चाहिए। मान लीजिए अर्थक्वेक आ रहा है और कोई तीसरे माले पे है तो उसको तुरंत नीचे आ जाना है, ग्राउंड में आ जाना है। और नीचे मतलब घर में ही नीचे नहीं आना, बाहर निकल आना है घर से और ऐसी जगह चले आना है जो बिल्कुल जहां पर कुछ हो ना, कोई हाई स्ट्रक्चर ना हो कि वो कहीं नीचे ना गिर जाए। ठीक है। तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के बारे में लोग बताना चाहिए, किस तरीके से प्रिपेयर करें अपने आप को, अगर डिजास्टर आए तो क्या करें। अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने भी देखा होगा आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज सरकार की तरफ से आता है वार्निंग देने के लिए, कि जब कोई वार्निंग दी जाती है तो बाकायदा जो मोबाइल है उस पे वाइब्रेशन होने लग जाएगा, आवाज आने लग जाएगी। ठीक है, अलार्म बजने लग जाएगा। तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो गवर्नमेंट मेनली अपने सिटीजन को प्रोवाइड करती है, जिससे जो लाइफ में लॉस आ रहा है, प्रॉपर्टी में लॉस आ रहा है, उसको कम किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, लैंडस्लाइड क्या होती है। तो सडन मूवमेंट ऑफ रॉक सॉइल या डेब्रिस डाउन अ स्लोप। तो स्लोप से जब रॉक नीचे मूव करने लग जाता है अचानक से, सॉइल मूव करने लग जाता है या पूरा पूरा डेब्रिस ही नीचे आ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, लैंडस्लाइड कहा जाएगा। किसकी वजह से होता है, तो हो सकता है हैवी रेनफॉल हो गई हो उसकी वजह से हो गया हो, अर्थक्वेक की वजह से भी लैंडस्लाइड हो सकती है। डिफॉरेस्टेशन क्योंकि कर रहे हैं, अभी आपको बताया था, जो रूट्स होती हैं वो जो सॉइल होती है उसको बांधे रखती है, जकड़े रखती है। ठीक है, फिक्स रखती है अपने साथ में, लेकिन जब आपने पेड़ काट दिया, लूज हो गई सॉइल, लूज हो गई तो नीचे आ जाएगी सॉइल। रोड के लिए पहाड़ों काटा जा रहा है उसकी वजह से भी कई बार लैंडस्लाइड हो जाती है, माइनिंग की वजह से भी लैंडस्लाइड होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं लैंडस्लाइड के। कैसे बचा जाए इनसे, तो रिटेनिंग वॉल्स बनाई जाए, प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए। ठीक है। एफॉरेस्टेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, मतलब पेड़ काटने से अच्छा है कि पेड़ को लगाया जाए, उससे लैंडस्लाइड को रोका जा सकता है। हैजार्ड मैपिंग बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहाँ पर लैंडस्लाइड आने की संभावना ज्यादा है, वहां से लोगों को दूर रखा जाए। एवेलांच क्या होता है, रैपिड मूवमेंट ऑफ स्नो आइस एंड रॉक्स डाउन अ माउंटेन स्लोप। तो माउंटेन स्लोप से अगर बहुत तेजी से स्नो नीचे आ रहा है, आइस नीचे आ रही है, रॉक्स नीचे आ रहे हैं, तो उसको एवेलांच में रखा जाएगा। किसकी वजह से हो सकता है ये, तो हैवी स्नोफॉल की वजह से हो सकता है, स्नो लेयर्स वीक है उसकी वजह से हो सकता है, वार्मिंग अगर बहुत तेजी से हुई उसकी वजह से हो सकता है, स्टीप स्लोप है मतलब बिल्कुल ऐसा स्लोप है उसकी वजह से हो सकता है, ह्यूमन एक्टिविटी जैसे डिफॉरेस्टेशन है उसकी वजह से भी हो जाता है। हालांकि मतलब डिफॉरेस्टेशन से उतना नहीं, लेकिन और कोई ह्यूमन एक्टिविटी है उससे हो सकता है। अर्थक्वेक से भी ये चीज होती है। ठीक है। प्रिवेंशन अगर देखा जाए तो स्नो फेंसेस बनाए जाएं, कंट्रोल्ड एवलांच, इसके बाद है हैजार्ड की मैपिंग, लैंड यूज प्लानिंग, मतलब वही सारे के सारे एक ही तरीके के प्रिवेंशन मेथड सब में दिए गए हैं। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जीएलओएफ जिसको कहते हैं, तो बहुत तेजी से सब जब वाटर रिलीज होता है ग्लेशियल लेक से, उसको कहते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है। क्यों होगा ये, कॉज इसका क्या है, तो इसके पीछे रीजन है, ग्लेशियर जब मेल्ट होता है, तो जब मेल्ट होगा ग्लेशियर तो बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी नीचे आता है तेजी से, तो वो कहलाएगा जीएलओएफ। मोरेन डैम फेलियर, तो मोरेन का डैम बना था वही फेल हो गया, एवलांच की वजह से हो सकता है, अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है, हैवी रेनफॉल की वजह से भी जीएलओएफ हो सकता है।
इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके? तो फ्लैश फ्लड्स, बहुत तेजी से फ्लड आ सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, लाइफ में लॉस आ सकता है, तो ये सभी को पता ही है। मिटिगेशन कैसे बचा जाए? तो मॉनिटरिंग, ग्लेशियर लेक को मॉनिटर किया जाए, अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रोवाइड की जाए, कंट्रोल्ड ड्रेनेज, ड्रेनेज को कंट्रोल किया जाए, कम्युनिटी अवेयरनेस। तो देखिए सब में एक ही तरीके के ही मिटिगेशन मेथड्स हैं, बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, आपको आसानी से चीजें आ जाएंगी। लास्ट टॉपिक है हमारा डस्ट स्टॉर्म्स, इसको भी देख लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग विंग कैरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट एंड सैंड। तो मतलब बहुत तेजी से हवा चल रही थी, आंधी मान लीजिए बहुत तेजी से आ रही थी, और उस आंधी में डस्ट के बहुत ज्यादा पार्टिकल्स थे, सैंड के बहुत ज्यादा पार्टिकल्स थे, तो क्या कहलाएगा? डस्ट स्टॉर्म कहलाएगा। ये आजकल जो प्लेन एरियाज है वहां पर, डेजर्ट्स है वहां पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो डेजर्ट्स में, सेमी एरिड रीजन में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कॉज क्या है इसके पीछे? जो रीजन है वो है ड्रॉट, मतलब बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाए, पानी ना बरसे, तब ये हो सकता है। विंड बहुत तेजी से ब्लो कर रही हो तब हो सकता है। ड्राई सॉइल, बहुत लूज सॉइल हो, ड्राई सॉइल हो, तब ये चीज हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ड्राई सॉइल होएगी तो हवा आएगी तो उड़ेगी बहुत तेजी से। ह्यूमन इंड्यूस्ड, कैसे ये ह्यूमन ने इंड्यूस कर दिया? मतलब ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिस जो मतलब ये जो कौन कौन से ऐसा ह्यूमन ने काम किया जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डस्ट स्टॉर्म बढ़ रहे हैं? तो डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काट देंगे तो सॉइल लूज हो जाएगी, सॉइल लूज हो जाएगी तो उड़ने लग जाएगी जब तेज हवा आएगी। ओवर ग्रेजिंग, वही सेम रीजन। पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस, तो फार्मिंग प्रैक्टिसेस बड़ी खराब है, ठीक है, उसकी वजह से भी हो जा रहा है, क्योंकि लैंड डिग्रेड हो जाएगा, सॉइल वीक हो जाएगी, लूज हो जाएगी, बस हो गया काम। इफेक्ट्स में क्या है? रेस्पिरेटरी डिजीज, यही डस्ट अंदर अगर चली जाएगी लंग्स में तो रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकती हैं। विजिबिलिटी कम हो जाएगी। अब मान लीजिए सड़क पे आप चल रहे हैं और गाड़ी आप चला रहे थे, अचानक से डस्ट स्टॉर्म आ गया, आप देख ही नहीं पाएंगे सामने क्या है, एक्सीडेंट हो सकता है। क्रॉप डैमेज हो जाएगा, बहुत लंबे लंबे मान लीजिए पेड़ आपने लगाए हैं या क्रॉप भी लगाया, बहुत तेजी से हवा आई, सारे क्रॉप गिर जाएंगे तो क्रॉप डैमेज हो जाएगा। सॉइल डिग्रेडेशन तो है ही है। इसका प्रिवेंशन क्या है? कैसे इसको रोका जाए? तो एफॉरेस्टेशन है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेल्टर बेल्ट्स लगाए जाएं, बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाएं जो इन हवाओं को रोक सकें, इसी को शेल्टर बेल्ट कहते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम दे दिया जाए, जिससे लोग बाहर ना रहें, जब आंधी तूफान आए तो वो घर के अंदर रह सकें। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर था जो हम लोग ने डिस्कस किया। इसके अलावा हर एक चैप्टर जो है उसको वन शॉट में हम लोग लेके आए हैं। प्लेलिस्ट में लगा है, आप लोग जाके देख सकते हैं, अपना विजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।